राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले ही चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर के सियासत गर्मा गई है। तमाम सियासी दलों ने मेयर चुनाव को लेकर के अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चुनावी मैदान में है, यानी कि दोनों ही दल इस बार गठबंधन में नहीं है। दोनों दलों ने मेयर चुनाव में तीनों पदों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। यहां आपको यह भी बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए 29 जनवरी को चुनाव होना है। चुनाव के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी शह और मात का खेल शुरू हो गया है। मेयर पद पर कब्जा जमाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाने की बात चल रही है, लेकिन बात अभी तक बनी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस मेयर और उप मेयर दोनों ही पद पर नामांकन फाइल कर रही है, तो बीजेपी भी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है ताकि सियासी वर्चस्व को बनाए रखा जाए। बीजेपी को मेयर पद से दूर रखने के लिए आप और कांग्रेस ने आपस में हाथ मिलाने की बात कही है, लेकिन सहमति नहीं बनी है और ऐसे में अब मेयर और उपमेयर के चुनाव काफी रोचक हो गए हैं। लेकिन बीजेपी की राह भी आसान है, क्योंकि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल भी यहां पर हो सकती थी। अब चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के लिए काफी रस्साकशी जारी है। इस बार चुनाव गुप्त मतदान के जरिए नहीं बल्कि हाथ उठाकर के हो रहे हैं। इस तरह से दोनों ही खेमे के लिए अपने अपने पार्षद को साथ रखने की चुनौती भी है। अब देखना यह है कि इस बार मेयर पद पर आखिर किसकी लॉटरी लगती है। वहीं चंडीगढ़ में मेयर को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हुआ है। कांग्रेस मेयर और उपमेयर और सीनियर डिप्टी मेयर तीनों ही पद पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर चंडीगढ़ नगर निगम के तीनों पद पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। चंडीगढ़ नगर निगम का गणित 4 साल में काफी बदला है। यहां पर 2022 में नगर निगम के चुनाव हुए। चंडीगढ़ में 35 सीटें हैं और उस समय आम आदमी पार्टी को 14, बीजेपी को 12 पार्षद मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस और अकाली दल के भी पार्षद जीते थे। लेकिन 4 साल में गेम काफी बदला है। दिसंबर 2025 में आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से समीकरण बिगड़ भी गया। फिलहाल अब बीजेपी के पास 18 पार्षद हैं तो आम आदमी पार्टी के पास 11 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 6 हैं। कांग्रेस सांसद का भी एक वोट होता है और पंजाब सांसद मनीष तिवारी के वोट को अगर हम इसमें जोड़ लें तो कांग्रेस के पास 7 वोट होते हैं। अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव के साथ ही हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के भी सुगबुगाहट तेज है। हरियाणा में 3 नगर निगम है और नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव को लेकर के आज ड्रॉ निकला है। यह ड्रॉ पंचकुला के सेक्टर 4 अर्बन लोकल बॉडी मुख्यालय यानी कि आईएस वरिंदर कुमार दहिया और कमेटी के दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में निकाला गया है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए अंबाला से महिला बीसीबी और पंचकुला और सोनीपत के लिए ओपन मेयर पद का उम्मीदवार खड़ा हो सकेगा। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल है। अब सवाल यह है कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप आखिर अलग अलग क्यों हो गए? पिछली बार साथ थे तो इस बार कांग्रेस के हाथ क्यों नहीं मिले? हरियाणा में चुनावी आहट है तो फिर जो सियासत है वो क्यों गरमाई है? और वार्ड बंदी को लेकर के जो सवाल हैं वो क्यों उठ रहे हैं, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। भाई ऐसा ड्रॉ वीडियोग्राफी के माध्यम से होता है और उसमें तीनों कमिश्नर आए हुए थे, उनके सामने ड्रॉ हुआ है। तो अंबाला रिजर्व रहा है एससी बीसीबी के लिए, बाकी दोनों जनरल है पंचकुला और सोनीपत। नगर परिषद रेवाड़ी की एक ही थी, वो रिजर्व है एससी के लिए और उसमें कुलाना निकला है वुमेन जनरल के लिए। तो कुल मिलाकर के मेयर को लेकर के अब आप देख रहे हैं कि चुनावों की जो तैयारियां हैं वो पार्टियों की ओर से की जा रही हैं। खासतौर से चंडीगढ़ में आप देख रहे हैं कि मेयर को लेकर के पिछली बार जो गठबंधन थे वो इस बार नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ नहीं है। अब मेयर के चुनाव ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर होने हैं, जिसमें अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। यहाँ मेयर के लिए चुनाव होना है तो इसलिए ये तीनों ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब निकाय की जो चुनाव है उनकी तैयारियां देखिए लगातार सभी पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी में इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। निकाय चुनाव को लेकर के बैठकें हुई हैं, रणनीति बन रही है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी आपने देखा कि बीजेपी ने एक बैठक की जिसमें मेयर चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया भी इसमें शामिल हुए हैं। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा की मौजूदगी भी निकाय चुनाव की इन तैयारियों के बीच में देखने को मिली है।
इसी तरह से प्रदेश बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया भी इस मीटिंग में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी मौजूदगी इस मीटिंग में देखने को मिली। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ूली भी इस मीटिंग में मौजूद रहे और इसके अलावा भी निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी हुई है। अब कांग्रेस की भी जो तैयारी है वो लगातार जारी है और जिला स्तरीय चुनाव समिति का जो गठन है वो कर दिया गया है और कांग्रेस भी अब लगातार मेयर चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों को और धार देने में लगी है। लेकिन अब मेयर चुनाव या निकाय के इन चुनावों में इस बार किसकी जीत होगी और पार्टियों की जो तैयारियां हैं उसको कैसे देखा जाए और क्या तैयारी पार्टी की जो समय चल रही हैं वो जीत तक पहुंचेंगी, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजकुमार कटारिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार कटारिया जी स्वागत है आपका। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा जी आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका स्वागत है। और सुरेंद्र अहलावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र अहलावत जी आपका भी स्वागत है। राजकुमार जी आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की, चूंकि निगम के चुनावों को लेकर के हम लोग देख रहे हैं सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी में लगी है और लगातार बैठकों का जो दौर है वो भी जारी है। कैसे देख रहे हैं इस बार के निगम के चुनावों को और कितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, आप ये समझिए कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र में पर्व की तरह होता है। जनता अपना मत दे करके अपने 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनका जो है पक्ष सदन के अंदर रखते हैं। तो इसको तो सभी पार्टियों ने उत्सव की तरह ही लेना चाहिए। और चुनाव जब जब भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा लगातार चुनाव की तैयारी में रहती है। कोई ये नहीं कि चुनाव अनाउंस होने के बाद ही चुनाव की तैयारियों में लगती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर रोज चुनावी मोड में रहती है और वो कभी भी इस तरीके से नहीं सोचती कि चुनाव लंबे समय बाद है और उस समय तैयारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में लगातार रहती है, तो इसलिए चुनाव की पूरी तैयारी है। हाँ ठीक है, जो आपने बताया कि चंडीगढ़ दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई और 27 तारीख को चंडीगढ़ में होगी, तो चुनाव की प्रक्रिया है। चुनाव जब होते हैं तो कमेटियां बनती है और जो प्रत्याशी होते हैं वो अपना अपना जो है टिकट के लिए आवेदन करते हैं। तो प्रक्रिया है, हर चुनावी लोकतंत्र में हर दल जो है अपनी प्रक्रिया को अपनाता है। सभी दल इस प्रक्रिया से के बीच से गुजरते हैं। तो हम तो तैयार हमेशा रहते हैं, चुनाव के लिए हमेशा तैयार है, तत्पर है। और अब आज ही जैसे ड्रा हुआ है, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है भाई, जो आरक्षित वर्ग होता है उनके लिए एक रखी गई होती है सीटें, तो उसके हिसाब से आज ड्रा हुआ है। और जैसे ड्रा हुआ है वहां पे जो है कार्यकर्ता अपने जोश के अंदर है और अपना अपना जो है दावेदारी भी रखेंगे और वो जो भी एक प्रक्रिया है वो अपना करके प्रत्याशियों का चयन होगा। और नहीं, लेकिन राजकुमार जी क्या इस बार आपको नहीं लगता है कि थोड़ी चुनौती रहेगी? क्योंकि लंबे समय से निगमों के अंदर हम लोग देखें, जो ट्रिपल इंजन की बात आप लोग करते थे, ज्यादातर निगमों के अंदर आप लोग काबिज हैं, तो क्या इस बार आपको लगता है, क्योंकि जो बहुत छोटे छोटे मुद्दे निगम के अंदर जो बेसिक कम्युनिटीज से जुड़े हुए होते हैं, इसको लेकर के जनता हमेशा बड़ा गंभीर भी रहती है और सवाल होते हैं, तो अब जो तैयारी विपक्षी पार्टियों की है या वो जो बार बार ये कह रहे हैं राजकुमार जी कि इस बार आपके लिए चुनौती होगी और वो जीत दर्ज करेंगे, तो इसको कैसे आप लोग निपटेंगे? मैं उसी बात पे आ रहा था, आपने बीच में टोक दिया। हरियाणा के अंदर लोकल बॉडी के अंदर, स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर, हरियाणा अब तो 2014 से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी सत्ता में है और प्रदेश में भी सत्ता में है। लेकिन उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के स्थानीय निकाय के अंदर चुनाव में पूरी अच्छी भागीदारी उनकी रही है और लीड करते थे। मतलब चुनाव विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी लीड करती थी और चुनाव जो है जीतते थे। और सभी स्थानीय चुनाव के अंदर उनकी उपस्थिति, बल्कि जो विपक्षी दल है जिसकी मैं खास तौर से कांग्रेस ही हरियाणा के अंदर ज्यादा दिनों तक शासन किया, ये लोग तो स्थानीय चुनाव के अंदर सिंबल देते हुए भी कतराते थे कि इनका प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और उनकी हालत बुरी होगी, इसलिए वो बिना सिंबल के ही अपने जो है उनको सपोर्टर्स को मोटिवेट करते थे कि भाई बिना सिंबल को लड़ो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से स्थानीय चुनाव के अंदर सिंबल के साथ जाती रही है, तो यहां हमें कोई डर नहीं है और हम पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि हमारे पास आज कहने के लिए बहुत कुछ है। ट्रिपल इंजन की सरकार तकरीबन लोकल बॉडीज में आज भी हमारी है और हम अच्छा कर रहे हैं और जनता जो है बार बार उन मुद्दों को जो है के ऊपर वोट करती है, हमारी कार्यशैली के ऊपर, हमारे कार्य के ऊपर वोट करती है। जिस तरीके से अभी लोकल बॉडी चुनाव महाराष्ट्र में हुए,
वहां क्लीन स्वीप किया है, सारी की सारी सीटें तकरीबन जीती है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी क्लीन स्वीप करने जा रही है। कोई चैलेंज नहीं है कहीं पर भी, दूर दूर तक। वार्डों के अंदर भी आप देखेंगे, तीनों निकाय चुनाव जो बड़े चुनाव है, नगर निगम के तो बड़ा चुनाव हो जाता है, इसमें आप देखना किसी भी वार्ड के अंदर कांग्रेस की और किसी और दल की कहीं नजदीक स्थिति नहीं रहेगी, और क्लियर कट जो है हमारी स्वीप करने वाली स्थिति रहेगी। हम जीतेंगे और हमारे तीनों जगह मेयर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ललित अरोड़ा जी, कितनी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? और चूंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि निगम के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ पंचकुला के अंदर गठबंधन में भी थे, लेकिन इस बार वो स्थिति भी वहां पर न बनती हुई नहीं दिख रही है चंडीगढ़ में। कैसे देखते हैं और कितनी तैयारी है, क्योंकि राजकुमार जी कह रहे हैं कि हम इस बार फिर से क्लीन स्वीप करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि अब के बार जो चुनाव है, नगर निकाय चुनाव, थोड़े डिफरेंट होंगे पिछली बार से, क्योंकि हमारे जो संगठन के गठन के बाद हमारे जो जिला अध्यक्ष बने हैं, अभी ब्लॉक अध्यक्ष की भी लिस्ट आने वाली है, और अभी अप्रैल तक बहुत कुछ होने वाला है। कोई अभी चुनाव आज नहीं हो रहे हैं, मुझे ये लगता है, तो इसका वेट करिए। दूसरी बात ये कि देखिए, आपने खुद ही कहा कि नगर निगम पंचकूला अब अनरिजर्व्ड ओपन में है, सोनीपत भी अनरिजर्व्ड ओपन में है, और अंबाला बैकवर्ड क्लास महिला के लिए आरक्षित है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हम देंगे, और वो ऐसा नहीं कि जो भी कैंडिडेट ये खड़ा कर देंगे जीत जाएगा। दूसरी चीज होती है, लोकल कैंडिडेट का अपना एक रसूख होता है। तीसरा होता है एक इसमें निर्दलीय, हालांकि उनके पास उतना धन नहीं होता, लेकिन निर्दलीय का अपना एक पर्सनैलिटी मैनेजमेंट उनका होता है। तो ये भी एक होता है, आपने भी देखा होगा कि निर्दलीय भी भारी मात्रा में जीतते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा वोट निर्दलियों से ना कटे, तो कांग्रेस जो है इस तरह से चुनाव की रणनीति बनाए कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो और हमारे वोट ना कटें। तो इस पे ज्यादा फोकस है, और हमारे पास इस समय ब्लॉक लेवल पे भी टीमें हैं हमारे पास में, और हमारे पास कमेटी ऑलरेडी गठन हो चुकी है, और उस पे काम चल रहा है। अभी 3 महीने का समय है इसमें। मेरे हिसाब से मई के प्रथम सप्ताह से पहले ये चुनाव नहीं कराएंगे। मैंने पिछली चर्चा में भी ये कहा था कि ये चुनाव एकदम नहीं होने जा रहे हैं, और वही हुआ है। परीक्षाओं के बाद ही चुनाव होंगे। देखिए, एक चीज है कि धारूहेड़ा और जो अंबाला बैकवर्ड बीसी है, यहाँ पे इन्होंने तो ये कह दिया हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। पहले अपनी शक्ति आंके बिना अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, या तो फिर आपने वो विधानसभा वाली कोई व्यवस्था कर ली हो तो अलग बात है, अदरवाइज अब की बार टफ फाइट होगी। दूसरी बात यह है कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो जो प्रक्रिया कर रहा है, वोटर लिस्टों पे भी हमारी कई जगह आपत्तियां हैं, तो उसके बारे में भी देखा जाएगा। देखिए, एक चीज और है कि ठीक है कि इनकी जो पीछे चुनाव में पोजीशन अच्छी रही थी, लेकिन अब सवाल ये देखिए, पंचकुला नगर निगम की बात करें तो ऐसी कोई खराब स्थिति नहीं थी। 11 इनके बीजेपी के थे, 9 कांग्रेस के थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। ये ठीक है, राज्य सरकार का प्रभाव होता है, लेकिन वहां पे कुछ जगह हमारे जहां एमएलएज हैं, जहां हमारे एमपीज हैं, स्थितियां बदली हैं, और मुझे लगता है कि वहां टफ फाइट होगी। दूसरी चीज, सोनीपत नगर निगम में जिसको ये गढ़ कहते हैं या बायपोल में भी जीत हुई है, ये भूल जाते हैं कि वहां निगम का मेयर पहले हमारा था, और इन्होंने फिर इंपोर्ट कर लिया उसको, और वो ठीक है, वो एमएलए भी वहां से बन गए हैं, लेकिन वहां भी चुनौती कड़ी मिलेगी, ऐसा नहीं है। अम्बाला नगर निगम में बीसीबी के लिए 90% जो है कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा, और कांग्रेस यहां से जीतेगी। अच्छा, अब जो बात हो रही है कि मुकाबला कांटे का, या तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ है, मैं कह रहा हूं मुकाबला कांटे का है। अच्छा, एक और चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में आप पार्टी का अंबाला में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कहीं प्रभाव नहीं है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि चुनाव महंगे होते हैं, हमारी सरकार भी नहीं है, वार्ड में प्रचार, वोटर लिस्ट प्रभावित करने, विकास कार्यों के नाम पे ये पैसा लास्ट दिनों में खर्चते हैं। एक रात 2 रात पहले जो है थैलियों का भी आवंटन होता है। तो हमें तो ये है कि इस सारे माहौल के बावजूद भी हम बहुत टफ फाइट इनको देने जा रहे हैं, और कोई इवन फाइट होगी, कोई ऐसा नहीं कि कोई सरेंडर वाली बात है। पंजेटा जी, क्या तैयारी है इंडियन नेशनल लोकदल की, और इस समय किस तरह की स्थितियां आप देख पा रहे हैं? क्योंकि सभी पार्टियां चुनाव से पहले तो कहते हैं कि उनकी तैयारी भी है, जीत भी है, लेकिन ग्राउंड पर क्या है और कितना आश्वस्त हैं इस बार के निगम चुनावों को लेकर के आप लोग? देखिए, पहले तो मैं शुरुआत में
कांग्रेस के प्रवक्ता की थोड़ी जानकारी ठीक कर दूं, क्योंकि उन्होंने धारूहेड़ा को जो है वो रिजर्व बताया है। धारूहेड़ा सांपला ओपन है, वो रेवाड़ी है जो वुमेन के लिए जो है एसटी के लिए रिजर्व है। और जो ओपन है पंचकुला सोनीपत निगम के लिए, और परिषद के अंदर जो है वो सांपला धारूहेड़ा है, ओपन ही है। इंडियन नेशनल लोकदल निश्चित तौर पर बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लेने जा रही है, और अब जो कि ड्रॉ के बाद उस हिसाब से रणनीति का उसके ऊपर विचार होगा। पहले ही हमने इस हिसाब से तैयारी पहले ही कर रखी थी कि अब जब हमने प्रभारी भी लगाए तो किसी भी रूप में कोई भी ड्रॉ में कुछ भी निकलता है तो इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी तैयारी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कांग्रेस के विधायक और एमपी थे, कांग्रेस को जीत का दावा करना और एक कॉन्फिडेंस दिखाना, और उसके बाद जब ये कहते हैं कि अब टफ फाइट देंगे, तो एक तरीके से हथियार डालने वाली बात है सत्ता पक्ष के आगे। जब आपके पास अपने खुद के हैं, विधायक भी हैं, जहां जहां चुनाव है, एमपी भी है, तो जीत का दावा करना चाहिए। उससे थोड़ा आपकी पार्टी का मोराल बूस्टअप होगा। चलो छोड़िए, वो उनका अपना वो है। ये हथियार इन्होंने यहाँ नहीं, ये हथियार तो इन्होंने चंडीगढ़ में भी डाल दी। किस तरीके से भाजपा की बी टीम बन के आम आदमी पार्टी, और उसके बारे में आम आदमी पार्टी के लिए तो चलो सोशल मीडिया पे पहले ही बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन कांग्रेस अगर चंडीगढ़ में ये कर रही है, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आगामी जो पंजाब में चुनाव है वहां भी यही भूमिका निभाने का काम करेंगे। अभी से भूमिकाएं जो है वो तय होनी शुरू हो गई है। चलो उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपके डिबेट का ये विषय था तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी टिप्पणी जरूर करी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूती से अपना ही सिंबल के ऊपर जो निगम के चुनाव है, डायरेक्ट मेयर के हैं, उसको लड़ने का काम करेगी। उसके बाद जहां परिषद की बात है, वहां भी हमारी रणनीति तैयार हो रही है। वहां पे इन 4 जगहों में से कहां पे पार्टी सिंबल देगी और कहां पर सिंबल नहीं देगी, ये अभी हमारा जो है चर्चा का अभी इसमें रूम बचा हुआ है, और इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है पार्टी, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। और जिस हिसाब से कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आपको पता होगा राधेश्याम जी ने भी ज्वाइन करी है 18 तारीख को, तो वो अभी बहुत ज्यादा जो जनता जो है वो अब इंडियन नेशनल लोकदल को विकल्प के रूप में आगामी जो 2029 का अगला चुनाव है वो मौका देने का मन बना चुकी है। मैं पहले ही रिपीट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं था कि पार्टी में कोई कमी थी। हाँ, जिस हिसाब से जनता ने जो चुनाव लड़ा, जनता ने जो मन बनाया था कि किस तरीके से भाजपा को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बाहर करे, तो जनता कहीं कांग्रेस भी ये कामयाब हो गई कि हम हैं, हम ही हरा सकते हैं। तो जो हमारा वोटर जो पहले भी हमें वोट करता रहा है, हमारा 24-25% के आसपास भी वोट शेयर रहा है पहले, तो वो वोट जो है वो एंटी जो बीजेपी वोट है उसमें कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसका भी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो है वो कांग्रेस नहीं उठा पाई। और ये आज वोटर के मन में है कि कहीं ना कहीं जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वो कॉम्प्रोमाइज है, और वो कहीं ना कहीं भाजपा को आज सत्ता में तीसरी बारी लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो इनकी आपसी फूट हो, चाहे पैरेलल कैंडिडेट को खड़ा करना हो, चाहे अपने कैंडिडेट्स को हरवाना हो, उस पर बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये कभी हार कबूल नहीं करते हैं, इस बात से बाहर भागते हैं, क्योंकि ये छोटा समय नहीं होता। 5 साल अगर आप सत्ता को गंवाने के बाद उस पर चर्चा और अध्ययन भी ना करें, जो कि हर घर में आज इस बात की चर्चा होती है, और कांग्रेस पार्टी से दूर भागती है कि क्यों सत्ता 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद क्यों आपने देखिए, हाल तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जब कांग्रेस सत्ता में 10 साल तक थी, तब कांग्रेस के विधान जब 10 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का हाल बोल रहा हूं, जो जनता बार बार पूछ रही है कि क्यों भाजपा का ऐसा हाल नहीं हुआ, तो कांग्रेस विधानसभा का जब रिजल्ट आया तो इंडियन नेशनल लोकदल से भी 4-4.5 लाख वोट कम थे कांग्रेस के। इतना ये हाल होता है एंटी इनकम्बेंसी का 10 साल के बाद जब आपकी एंटी इनकम्बेंसी होती है। और एक ये मैंने विधानसभा की बात करी, और लोकसभा की बात करूं तो हमसे जब सत्ता में आई बीजेपी की बात करूं 2014, और लोकसभा में इनका कांग्रेस का हमसे भी एक एमपी कम था। तो आप हाल लगा लीजिए कि भाजपा का ये हाल होना चाहिए था, तीसरे नंबर पर लुढ़कनी चाहिए थी।
लेकिन सारा इलेक्शन लोकसभा में भी बाइपोलर रहा, दो खेमों में बटा रहा, बीजेपी और एंटी बीजेपी, और वही विधानसभा में रहा। लेकिन अब जनता जो है कांग्रेस से ये जान चुकी है कि बार बार इनको वोट देकर अपना वोट खराब करने का कोई औचित्य नहीं है। अब मौका जो है, जो भविष्य है, जो विकल्प है, वो इंडियन नेशनल लोकदल का है। अब की बार जो मौका, जो जनता जो है ये मन बना चुकी है, आगामी 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल को। तो पंजेटा जी, कम से कम निकाय के चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी को कोई फैक्टर आप मान रहे हैं? क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर तो प्रदर्शन बढ़िया था इनका, लेकिन हाँ वो अलग बात है कि इस बार साथ साथ नहीं कांग्रेस के। तो क्या फैक्टर इस बार दिख रहा है आपको आम आदमी पार्टी वाला? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब से हरियाणा का पानी रोका है, जब से हरियाणा का 3 महीने 3.5 महीने जो इन्होंने भाखड़ा का पानी रोका है, और जो हरियाणा के साथ इन्होंने, मतलब कोई दुश्मनों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता। जो बाढ़ की स्थिति में भगवंत मान के हरियाणा के वासियों के लिए जैसे बयान आए हैं, जो एंटी हरियाणा सेंटीमेंट है, जो इन्होंने हरियाणा के किसानों के खेतों की पराली जलती हुई तस्वीरें, ताकि वो सबूत के तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लगाई, ताकि सबूत के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दिखाई जा सके, वो बुराई करने की कोशिश कर रहे थे भाजपा की और लपेट रहे थे हरियाणा के किसानों को। जब पानी भगवंत मान अड़ गया कि चाहे मवेशी मर जाए, पशु मर जाए, इंसान भूखे मर जाए, प्यासे मर जाए, खेत सूख जाए, जब इतनी नफरत हरियाणा से रखते हो तो उसके बाद हरियाणा में किस मुंह से आप हरियाणा वासियों का वोट मांगेंगे? ये कोरी सत्ता जो है, ये सत्ता का जो भूख है। आज पंजाब में क्या हालत, पंजाब में ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो पार्टी आई थी, कौन सा ऐसा काम नहीं है जो भ्रष्टाचार जिसमें नहीं है? कौन से डिपार्टमेंट में नहीं है बताइए? कौन सा ऐसा काम कहीं आप बता दीजिए। उल्टा लोग कह रहे हैं 4 गुना भ्रष्टाचार है। पहले काम तो हो जाते थे भ्रष्टाचार के बावजूद, अब तो काम भी नहीं हो रहे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज पंजाब में भगवंत मान जो है वो बिल्कुल, और जो इन्होंने किसानों का आंदोलन था, भगवंत मान की सरकार ने उखेड़ने का काम किया पंजाब में से। जब जेसीबी चलाई उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर, जब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जब उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, तो ना तो भगवंत मान किसान का रहा, ना भगवंत मान। अब छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी की, तो मुझे लगता है हरियाणा के अंदर अगर कोई व्यक्ति हरियाणा विरोधी गतिविधियों के चलते हरियाणा का वोट मांगने की कोशिश करेगा, तो मुझे नहीं लगता आज जिस हिसाब से पार्टी चौथे 5वें नंबर पर खिसक गई है, 5वें नंबर पर है शायद हरियाणा के ऊपर, वो इनके यही जो इन्होंने कुकर्म किए हैं उसके लिए। हाँ, पंजाब में हारने के बाद मुझे लगता है फिर अगर थोड़ी अकल आ जाए तो आ जाए, लेकिन हरियाणा के लोग इतनी जल्दी ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको कोई फैक्टर मानते नहीं। अब मैं सुरेंद्र अहलावत जी का रुख करता हूँ। सुरेंद्र जी, चूंकि निगम के चुनावों के अंदर चंडीगढ़ के अंदर हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बढ़िया था, लेकिन अब इस बार साथ साथ नहीं है कांग्रेस के आप। एक तो ये फैक्टर, दूसरा ये कि भाई हरियाणा वासी ये भी देख रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार है और फिर हरियाणा के हित की जो बात है उस पर किस तरह का रुख है। इसलिए अगर आप निगम के चुनावों में जाएंगे भी तो जनता फिर इन सारी बातों को अपने जहन में रखेगी। कैसे देखते हैं निगम के चुनावों को और आम आदमी पार्टी की तैयारी को? देखिए, आम आदमी पार्टी नगर निगम के और नगर परिषदों के चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेगी, और सभी जगह पर हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम चुनाव सिंबल पर ये चुनाव लड़ेंगे। और अभी से 1 महीना पहले अंबाला, पंचकुला, सोनीपत सभी के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, हर एक वार्ड प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, और आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ने जा रही। रही बात चंडीगढ़ नगर निगम को लेकर के, ये जग जाहिर है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों के बीच में गुप्त समझौता है। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों मिलकर के किसी भी अन्य तीसरी ताकत को बरनाम नहीं देना चाहते। गुजरात का उपचुनाव हुआ, पंजाब के उपचुनाव हुआ, जनता ने सबके सामने देखा कि किस प्रकार से दोनों पार्टियों ने एक दूसरे की मदद करके आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश करी। और कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, और कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के साथ गुप्त समझौता है। इसकी बात तो ये समझ में कब आया आपको? भाई चंडीगढ़ का जब चुनाव लड़ा तब समझ में आया, या अब समझ में आया, या इंडिया गठबंधन का जब आप अलायंस पार्ट थे तब समझ में आया आपको कि ये इनकी बी टीम है? ये भाई चुनाव के समय कैसे आंखें खुल जाती हैं? हमने लोकसभा चुनाव के दौरान ईमानदारी से कोशिश की थी कि देश की जनता जिस सरकार से त्रस्त है,
भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जब सारे विपक्षी दल एक मंच पर आए तो जनता की भावनाओं की कदर करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी उसमें अपना योगदान दिया। लेकिन जिस प्रकार से खुल करके दिल्ली के चुनाव में, जिस प्रकार से खुल करके गुजरात के विधानसभा उपचुनाव में, पंजाब के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने एक दूसरे का साथ दिया, तो इससे पता चल गया कि ये दोनों पार्टियां, और जिस प्रकार 2024 में कांग्रेस के काउंसलरों ने क्रॉस वोटिंग करके, तो ये सारा खेल समझ में आ गया। और अभी आपने कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता बोल रहे थे अरोड़ा जी कि सोनीपत से जो कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी जीता था वो बात बीजेपी में चला गया। यानी जनता एक बात अच्छी तरह जान चुकी है कि कांग्रेस को वोट डालना भी बीजेपी को वोट डालने के समान है। अरे ऐसे तो आपका भी चंडीगढ़ के 2 पार्षद चले गए ना भाई भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर ये सोच ले जनता की क्या वो आम आदमी पार्टी को वोट दे या ना दे। आपके पार्षद नहीं गए क्या भारतीय जनता पार्टी में, या आपके नेता नहीं गए भारतीय जनता पार्टी में? ये किस तरह का तर्क हुआ कि उधर चले गए तो आप ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे? ये तो नेताओं की अपने खुद के ऊपर भी तो निर्भर करता ना कि भाई उनकी जो विचारधारा है वो किस पार्टी के साथ है। वो तो इंडिविजुअल नेता के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो अपना देख रहा है, भविष्य देख रहा है, या वो विचारधारा के साथ में है। नहीं, विचारधारा के साथ हो तो चुनाव से पहले जाए ना, चुनाव जीतने के बाद कैसे जाता है? तो आपके भी तो पार्षद गए ना भाई जीतने के बाद, तो उनके लिए भी तो 2 शब्द कहिए। फिर आपके जो पार्षद चले गए भारतीय जनता पार्टी में, 2 शब्द उनके लिए भी कहिए फिर साथ में। किनके लिए? आपके जो जीते हुए पार्षद थे चंडीगढ़ में, वो कैसे चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ? 2 शब्द कहिए उनके लिए भी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के चुनाव के अंदर जो जनता ने रोल देखा, गुजरात के विधानसभा चुनाव में सारी कड़ियां अगर आप जोड़ेंगे, और आज हरियाणा के अंदर जितने सांसद हैं या विधायक हैं उनमें ज्यादातर कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें कोई वैचारिक अंतर नहीं बचा है। बीजेपी को वोट देना या कांग्रेस को वोट देना एक समान है। इसी मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता अब इन दलगत राजनीति से उब चुकी है, इन पुराने मुद्दों से उब चुकी है। ठीक है, लेकिन हरियाणा में है ना ये निगम के चुनाव, रोजगार, इलाहाबाद जी, ये चुनाव हरियाणा के अंदर है ना, ये हरियाणा के अंदर निगम के चुनाव है ना। अब मुझे बताइए कि हरियाणा वाले ये कहेंगे हमारे हक पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, बताइए। SYL के पानी को लेकर क्या स्टैंड है, भाखड़ा का पानी क्यों रोका, इस पर क्या स्टैंड है, क्या बताएंगे जनता को? अगर पानी के मुद्दे पर डिबेट करनी है तो ये लंबी डिबेट हो जाएगी। कांग्रेस नहीं तो जनता तो पूछेगी ना भाई, वही पानी बहुत सारे ऐसे दक्षिण हरियाणा के बहुत बड़े बड़े शहर जहां पर उनकी उससे सप्लाई हो सकता है, तब भी हावी था, खेतों खलिहानों में वो पानी जा सकता है, लेकिन वो आप देंगे नहीं, जनता पूछेगी नहीं आपसे। नहीं, जनता पूछेगी। जनता ये जानती है कि जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी पंजाब की राजनीति अलग है। वहां के राजनीतिक दल, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अभी तो आप कह रहे थे कि दलगत राजनीति से उब गई है जनता, अब आप कौन सी राजनीति? अपने राज्य के बारे में बात करते हुए हरियाणा के खिलाफ बोला है, इसमें केवल आम आदमी पार्टी। अरे अहलावत जी, अभी आपने कहा ना, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। आपने कहा कि ये जो दलगत राजनीति है उससे हरियाणा की जनता उब गई। अध्यक्षता में सर्वदलीय सुरेंद्र बैठक में, अरे सुरेंद्र जी उसका सारा इतिहास भूगोल मुझे पता है, वो सारा इतिहास भूगोल मैं जानता हूं, मुझे उस विषय में नहीं जाना। मैं केवल आपके जवाब से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने कहा कि इन पार्टियों की दलगत राजनीति से जनता उब चुकी है। अभी आप जो बात कह रहे हैं, क्या वो दलगत राजनीति नहीं है कि पंजाब में अलग स्टैंड है, हरियाणा में अलग स्टैंड है? देखिए, ये पानी का जो मुद्दा है, केंद्र की सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये बिना बगैर बातचीत के उलझाया जा रहा है। ये जानबूझ करके जिन लोगों ने नहर को पाटा, जिन लोगों ने SYL खुदी हुई नहर को समतल करके जमीनें किसानों को वापस दे दी, वो गठबंधन में रहते हुए लोग आज जो पानी की बात करते हैं, हरियाणा का जो पानी का समस्या है, ये केंद्र सरकार, ठीक है, वो सब केंद्र सरकार, भाखड़ा का भी पानी रोका तो वो केंद्र सरकार ने पंजाब की सरकार को कहा, केंद्र सरकार ने पंजाब की सरकार को कहा कि आप भाखड़ा का पानी रोक दो, है ना? ठीक है। अरे राजकुमार जी, मैं कह रहा हूं जनता देख रही है, ये जो आप बयान दे रहे हैं ना यहाँ पर, ये भी प्रदेश की जनता देख रही है और आपका स्टैंड वो बहुत अच्छे से समझ रही है। ठीक है राजकुमार कटारिया जी, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो ये कि भाई
सत्ता आपके पास में है, अब जो जीते हुए कैंडिडेट होते हैं, बार बार यहां सोनीपत का जिक्र हुआ, निखिल मदान जी का जिक्र हुआ कि भाई कैसे आपके पार्टी में वो शामिल हो गए। अब जो जीतते हैं उनको आप अपनी तरफ मिला लेते हैं, धन बल या एजेंसियों का दबाव डाल के, जो भी आप कहते हो, ये आरोप विपक्ष आपके ऊपर लगाता है। और दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम ये कह रही है कि अब संगठनात्मक स्तर पर उसके पास मजबूती है और इसलिए आपके लिए वो चुनौती पेश करेंगे। कैसे देखते हैं दोनों ही आरोपों को? जी मान्य, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आज थोड़ा सा गले में दिक्कत थी तो थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी की तो बात करें लोकल बॉडी चुनाव में, तो कोई कहीं से कहीं तक भी मेरे ख्याल में इनके पास प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। हरियाणा में इनका कोई जनाधार नहीं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के साथी ने एक बात कही अपने वक्तव्य में, अरोड़ा जी ने, कि लोकल बॉडी चुनाव है, थैलियों का आदान प्रदान होगा, ये होगा। ये बातें ही जनता नोट करती है कि जिस तरीके से जनता के मत का अपमान होता है, जनता के मैंडेट का अपमान आप टीवी पे बैठ के करते हैं, तो जनता हर चीज देखती है कि किस तरीके से हम लोग वोट दे के आते हैं और जो है उस वोट को कभी वोट चोरी बोल देते हैं, कभी ये कहते हैं कि खरीदा गया है। तो ये जनता के मत का अपमान है। दूसरी बात, आपने निखिल मदान जी का जिक्र किया। निसंदेह वो कांग्रेस से जीते थे और कांग्रेस से जीतने के बाद वो 4 साल के करीब जो है वो मेयर भी रहे, 3.5 साल के करीब। उसके बाद इन्होंने 3.5 साल मेयर रहते हुए कार्यप्रणाली देखी कांग्रेस की। वो युवा थे, उनमें कुछ काम का करने का मादा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की खींचातान, कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी के चलते वो कुछ कर नहीं पाए। तो उन्होंने अल्टीमेटली ये सोचा कि इस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं, और ऑप्शन हरियाणा के अंदर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी था कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके आप लोगों की सेवा कर सकते हो। और जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्र के लिए जो है राजनीति करने की बात, राष्ट्र के लिए काम करने की बात जब आती है, तो हर नौजवान ये सोचता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाऊं। उन्होंने चुनाव आया और उन्होंने जो हमने उनको प्रत्याशी बनाया और वो विधायक हो गए। बाई इलेक्शन हुआ, और जब बाई इलेक्शन, तो आप बाई इलेक्शन के अंदर, उस बाई इलेक्शन के अंदर इनके पास जो है, ये हमारे राजीव जैन जी जीते थे। राजीव जैन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बीच में कोई कॉल आ गया था। राजीव जैन जी 37,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। अब और कहीं पे भी किसी भी तरीके की नाराजगी होती जनता में, तो क्या इतने भारी मतों से बाई इलेक्शन जीतते? तो क्लियर कट बात यह है कि कहीं, और उसके बाद तो अब बहुत बड़ा बदलाव पिछले 1.5 साल के अंदर इस हिंदुस्तान की राजनीति में आ गया। जिस तरीके से तीसरी बार केंद्र में बड़े बहुमत के साथ जनता ने जो है मोदी सरकार को रिपीट किया, जिस तरीके से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा होता तो फिर निखिल मदान पहले ही नहीं जीतते। आप ये कह रहे हैं ना कि भाई आपकी नीतियों से, आपकी रीति नीति से प्रभावित हुए। अभी मानेसर का बहुत बड़ा एग्जांपल है। आपके कैंडिडेट, आपका जो कैंडिडेट था वो हारा, जो निर्दलीय जीता। बाद में आप, वो बात ठीक है कि आपने उसको समर्थन दे करके और आपकी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल तो होते हैं ना। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जनता आप पर भरोसा राजकुमार जी हमेशा कर रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिस पर जनता आपके अगेंस्ट वोट करती है, लेकिन बाद में आप उनको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करके अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो ये जनता ने तो आपके अगेंस्ट दिया ना वोट। ये इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है, वो अपने मन से आए हैं। उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस में सर फुटबॉल के अलावा कुछ नहीं है, तो अच्छे व्यक्ति को हम हमेशा स्वागत करते हैं। तो आए और उनको फिर लोगों ने पसंद किया, वो विधायक बने, और फिर मेयर भी बीजेपी का यहाँ पे राजीव जैन जी भारी बहुमत से बने। तो मेरा कहने का है कि पिछले 1.5 साल में हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। जिस तरीके से लगातार हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, और अब लोकल बॉडी चुनाव हुए, वहां पे भी जो है ना महाराष्ट्र में दोबारा जीते हैं। तो जो लगातार जीत से जनता ने, ये प्रूव ये होता है कि जनता ने मत बना लिया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे लोकल बॉडी में, प्रत्येक स्टेट के अंदर इस तरीके से बनेगी। और 2047 का जो सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में युवाओं को दिखाया है, उसके ऊपर जनता विश्वास जता रही है। और उस विकास की उम्मीद और उस विकास के साथ को लेकर के, कि जिस तरीके से पिछले, मैं डाटा देख रहा था अभी पीछे, 2014-15 के अंदर
लोकल बॉडी का जो हरियाणा का बजट था वो 1,000 करोड़ से नीचे का था, स्थानीय निकाय का, और आज जो है वो 5600-5700 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो लोग इस चीज को देख रहे हैं किस तरीके से विकास हो रहा है, और जब विकास होता है, लोगों को अपनी उम्मीदें पूरी मिलती है, तो बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी को मत मिलता है। लोकतंत्र में 5 साल के बाद जो है जनता के दरवाजे पे जाना होता है। ईमानदारी से चाहिए। मैं कांग्रेस के साथ क्राइटेरिया जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप जीते, यहाँ पर जीते, या कुछ ऐसे भी निगम थे जैसे मैंने मानेसर का जिक्र किया। राजकुमार जी मुझे बताइए ना, विकास का क्राइटेरिया क्या है? चुनाव लड़े, विकास का क्राइटेरिया क्या है? बेसिक कम्युनिटीज को ही लेकर के कितनी समस्याएं? आप बताइए मुझे, बारिश में कोई एक शहर बता दीजिए हरियाणा का जहां वाटर लॉगिंग ना होती हो, एक शहर का नाम बताइए मुझे। नहीं, वाटर लॉगिंग, देखो वाटर मैं लॉगिंग का एक एक मुद्दे अगर मैं गिनाने बैठूंगा ना तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। कोई एक समस्या बताइए शहर के अंदर जिसको आपने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कम से कम 10-11 साल से 11वां साल तो हो रहा ना राजकुमार जी, आपको बताइए मुझे। आपकी कट रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मेरी आवाज आ रही हो तो मैं बताता हूं। वाटर लॉगिंग का जो आपने जिक्र किया, वाटर लॉगिंग के बारे में देखो, ये सबको विदित है, सबको पता है, जो भी क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं कि आज जो बारिश का पैटर्न है वो बदला है। आज 1 घंटे के अंदर अंदर एकदम इतनी बारिश हो जाती है जो महीनों में नहीं होती थी। तो वो समस्या है, उसकी जो चैलेंजेस है उसके लिए लगातार काम हो रहा है। गुड़गांव में इस चैलेंज को जो है स्वीकार किया गया, और अब की बार मैं समझता हूं कि इतने बड़े स्तर पे इन पिछले 6 महीने में काम हो रहा है बारिश के बाद, कि अगली बारिश के अंदर इस तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। मैं खासकर सोनीपत से मैं रहता हूं, सोनीपत में भी ये सेक्टर के अंदर समस्या थी, लेकिन अभी पूरे सेक्टर के अंदर नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसलिए कि आने वाले समय में इस तरीके की, क्योंकि जो पैटर्न है इसका क्लाइमेट का वो ऐसा हो गया कि बारिश या तो बिल्कुल नहीं आती है तो बहुत ज्यादा आती है। ठीक है। अच्छा, 11 साल में एक स्मार्ट सिटी बता सकते हैं आप प्रदेश के अंदर जो आप ये कहें कि ये मैंने स्मार्ट सिटी बना दी? बदला है, एक शहर जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से एक शहर कोई बता सकते हैं राजकुमार कटारिया जी? आप कह सकते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है एक शहर? नहीं, स्मार्ट सिटी है हमारा गुड़गांव आज जो है पूरे दुनिया के अंदर उसकी जो विकास की वो है वो दिखाई देती है कि गुड़गांव किस तरीके से नई ऊंचाइयों को छुआ है। हाँ ठीक है, चैलेंज होते हैं और चैलेंज को स्वीकार किया जाता है, लेकिन आखिरकार जब भी कोई भी बात होती है जनता के दरवाजे पे जाया जाता है। अभी पीछे गुड़गांव नगर निगम के चुनाव हुए थे, भारी मतों से जो है वहां पे जिताया है। तो आप जनता जिस चीज को सर्टिफाइड कर रही है, जनता यही आप ये कह रहे हैं कि जनता आपके साथ में और जनता इस बार भी आप पे भरोसा करेगी। ठीक है ललित जी, ठीक है सर, ललित जी। मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहूंगा इनका, जो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये अनिल मसीह का एग्जांपल सबके सामने है, उसको ज्यादा कुरेद के बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से वहां पे उन्होंने रोल अदा किया था। दूसरा, जो महाराष्ट्र में रातों रात आप जो है उनके अजीत पवार के सारे ही कौन सी फैक्ट्री में धुल गए आपके, हमें सब पता है किस तरह से आपने शपथ दिलाई थी सुबह सुबह। तो ये मत कहिए आप लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते। एक मेरे भाई रजत पंजेटा ने एक बात कही कि कॉम्प्रोमाइज थी टॉप लीडरशिप। तो भाई ऐसा करो, अभी अभी तुरंत, अगर आप खट्टर साहब के बारे में जो गोपाल कांडा ने बयान दिया था कि भाई मुझे खट्टर साहब का फोन आया था कि इन 2 सीटों को जितवा दो लोकदल के लिए, आप यहां तक तो जो है कंप्रोमाइज कर रहे हो। और ये जो भाजपा है ये चौटाला परिवार के पीछे लग के ही, नहीं तो इनके तो 2-4 ही एमएलए हुआ करते थे, इनको लाए आप। और दुख की बात क्या है कि आप पार्टी और लोकदल ये भाजपा के बारे में एक लफ्ज नहीं बोल, तो बी टीम कौन हुई? भाजपा का तो आपने आलोचना तक नहीं करी किसी बात में, आप तो उनको बी टीम तो आप ही हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोकदल ने रोल प्ले किया असेंबली इलेक्शन में, अपने वोट डलवाए हैं गुपचुप तरीके से भाजपा को, वरना कोई मतलब नहीं था सरकार ना आनी। तो कंप्रोमाइज आप लोग हो, एक लफ्ज नहीं बोलते आप। आपके जो 2 एमएलए बने हैं, गोपाल कांडा को झुठला सकते हो कि खट्टर साहब ने फोन किया था तब जितवाया गया, अपने वोट ट्रांसफर किए गए। तो ये बातें करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात सोनीपत की आप कर रहे हो, सोनीपत में सारंग रोड पे चले जाइए आप, कितना कचरा पड़ा है। जितने बड़े बड़े शोरूम है उनके आगे कचरा पड़ा है। मैं सोनीपत से ही पास आउट हूँ, हिंदू कॉलेज से, वहां जाता रहता हूँ, अब भी रेगुलर मेरा जाना आना होता रहता है, बहुत से मित्र है वहां पे। सोनीपत में कचरा प्रबंधन का पानी अभी भी खारा है, भिवानी में खारा पानी है। आप गुड़गांव की बात कर रहे थे, बारिश में जो है गुड़गांव वर्ल्ड क्लास सिटी, मिलेनियम सिटी लगता है कहीं से। वहां की प्रॉब्लम क्या है? अरावली में आपने क्या कर रखा है? अब बात दूसरों को दोष देना आसान है, लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। एक बात और उठाई कि हम इनको टक्कर देंगे, तो
तो क्या मैं यहाँ पे ये घोषणा कर सकता हूं कि सारे चुनाव हम जीत जाएंगे? क्या मैं जोशी हूं? चुनाव लड़ा जाता है कैंडिडेट के और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। जो बूथ का प्रबंधन जिसका बढ़िया होगा वो जीत जाएगा। लोकदल के तो आप कहीं हो ही नहीं। लोकदल इस चुनाव में जहां 7 जगह या 13 जगह चुनाव होने हैं और ना आप पार्टी कहीं भी नहीं हो। मैं आप इस विषय पे किसी भी दिन डिबेट कर लेना चुनावों के बाद में कि आपको कितने % वोट मिले हैं या लोकसभा विधानसभा में कितने मिले थे। ये दावे बड़े बड़े करके कि आप स्थिति में हो, फलाना हो, आप कांग्रेस की आलोचना करके बड़े नहीं बन सकते। आप लड़के दिखाइए चुनाव। जिस स्थिति में चुनाव लड़े जाते हैं हरियाणा में आजकल, और जो इन्हीं का शासन है, उस स्थिति में उस प्रणाली पे मैं टिप्पणी कर रहा था कि धन बल यंत्र मंत्र तंत्र के साथ जब लड़ना होता है तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये ऐसे कह देने से, स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से कि बी टीम है, आप अपना करेक्टर मत भूलिए कि आपने जितवाया है 2 MLA को, वरना तो 0 ही होते, और उसकी मदद ली भाजपा की। तो अभी लोकल मुद्दों की जो बात है, बात होनी है सफाई पे, बिजली पे, सड़कों पे। कितनी कॉलोनियां कट रही हैं, आपने एक लफ्ज नहीं बोला। जन स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, उसमें एक लफ्ज नहीं बोला। तो बीजेपी के बारे में होठ कैसे सिले हुए आप लोगों के? क्यों नहीं बोला आपने? सुरेंद्र यादव जी, माफ करना, मैं आपको पहले भी सुन चुका हूं, मुझे लगा कि आप इनका कुछ कहेंगे इस बारे में, लेकिन बी टीम कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप विपक्ष में हो, ठीक है, आपका हमारा समझौता नहीं हुआ, जो भी कारण रहे हो, लेकिन क्या अगर समझौता हो जाए तो क्या चंडीगढ़ में मेयर बना लेगी ये भाजपा? आप मुझे बताइए। ठीक है, लीडरशिप के अपने झगड़े अगर है भी, आज ये झगड़े का टाइम है क्या कि हम सार्वजनिक मंचों पर आलोचना करें, ना कि चंडीगढ़ के चुनाव में एक ऐसा मिसाल पेश करें? आप अभी इंडिया लाइन से बाहर तो नहीं हुए ना। तो तरीका ये होता कि आज उस पर दोनों के बड़े नेता मिलके 28 तारीख तक भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है, संभावना के दौर में हम रहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं हो भी जाए तो हम नकारात्मकता खुद ही फैला रहे हैं। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं ललित जी कि उन्होंने गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस में देख लिया ना कि कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है, तो वो ये कह रहे हैं कि फिर आप वहां पर मिल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसा है? कौन मिल जाता है? कांग्रेस मिल जाती है? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप इंडिया न्यूज पे ये बात कह रहे हैं तो आपके पास कोई एविडेंस होगा? नहीं, मेरे पास तो एविडेंस दे रहा हूं, अहलावत जी पेश करेंगे एविडेंस। वो ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ मिल जाते हैं, और वही कह रहे हैं कि आप हरियाणा में भी वही करते हैं। देखिए, अगर आपने, मैं पक्षपात नहीं कर रहा, मैंने तो एक सुझाव दिया कि चंडीगढ़ का चुनाव आज भी जीता जा सकता है। 7 हमारे पास है, 11 है। क्रॉस वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि सारे वोट आपके 2 आपके पार्षद गए हैं, हमने तो नहीं भेजे, वो आपके 2 कॉर्पोरेटर्स गए हैं ना, तो वो वापस नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं, हर चीज हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक पॉजिटिविटी की जरूरत है, सकारात्मकता की जरूरत होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बी टीम कौन है ये मैंने बता दिया, विद एविडेंस बताया है, और गोपाल कंडा जिंदा है, किस दिन ले आओ डिबेट में उन्हें, हमारे साथ में बता देंगे हम आपको। तो ये जो वोट परसेंटेज की बात है, इसके ऊपर ही मैं रिकॉर्ड के बेसिस पे कह रहा हूं कि ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है, इन दोनों पार्टियों का कोई वो नहीं है। हमारा डायरेक्ट फाइट जो है बीजेपी के साथ में है, और हम इनको, मैंने कड़ी टक्कर, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, कड़ी टक्कर का मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव हार गए। कड़ी टक्कर में जीतना भी होता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि हम चुनाव हार जाएंगे, बिल्कुल नहीं। कड़ी टक्कर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 0.5%, और वो आपने विधानसभा चुनाव में भी देख लिया है कि 1% से भी कम अंतर था, लेकिन अंतर 11 का हो गया। अगर आप चुनावी दृष्टि से देखें तो अंतर 7 का ही था। तो ऐसा नहीं है इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से आप सच्चे हो जाएंगे और मैं झूठा हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। ये चुनाव बता देंगे अब की बार कि हमारे पास संगठन में हमारे पास बल है कि नहीं है, ये चुनाव में देखा जाएगा। अरोड़ा जी, आपका बिल्कुल, आप शिद्दत से लड़िए, आपका स्वागत है। बिल्कुल लोकतांत्रिक भावना से हम लड़ेंगे, और चुनाव है, चुनाव को तरीके से लड़ना चाहिए। पंजेटा जी, और जो है उसमें ठीक है, राजकुमार जी, ठीक है, राजकुमार जी, ठीक है, 1 मिनट, पंजेटा जी। देखिए, जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो किया इनकी लीडरशिप ने, मुझे अच्छा लगेगा। जो ज्ञान मुझे आप यहाँ दे रहे हैं वो आप अपनी चंडीगढ़ की जो लीडरशिप है ये उसको ज्ञान दें, जहां सीधा फायदा हो रहा है। आपको भी पता है, अगर आप यहाँ समझा रहे हैं कि आपस में ना लड़े, तो ये ज्ञान उन्हें दे, और उनकी वजह से अगर भाजपा जीतती है तो मैं क्या बी टीम नहीं कहूँ तो क्या कहूँ उनसे? ए टीम कहूँ, ए टीम कह देता हूँ। बोलिए ना। अगर आप बीच में, तो मैंने टोका नहीं था, बीच में मैं उम्मीद नहीं करता कोई मुझे टोके। और रही बात भाजपा को घेरने की, तो आयुष जी, मैं बड़े लंबे समय से आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता जिस बाखूबी से और जिन तथ्यों के साथ मैं या मेरा कोई भी इंडियन नेशनल लोकदल का साथी भाजपा को घेरने का काम करता है,
उसमें से कहीं आधा भी कांग्रेस को कोई घेरने का काम करता हो। लेकिन हाँ, अगर बी टीम का आपने जिक्र कर दिया है तो मैं आपको कुछ बता देता हूं कि कांग्रेस और भाजपा कहां कहां के कैसे कैसे मिले हुए हैं, कितने चुनाव इनको आपने अंडर टेबल जिताए हैं। अरे लाल कृष्ण आडवाणी जैसा नेता ये बोलता है कि कांग्रेस को वोट डाल दो, इससे बड़ा क्या उदाहरण दूं? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात है ये। और आपको बता देता हूं, आपकी पार्टी के होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, रवनीत बिट्टू, ये कौन सी पार्टी में गए? भाजपा में गए या फिर किसी और पार्टी में गए? और अभी भी आपका एक नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहा है कांग्रेस का पंजाब के अंदर कि वो सुनिश्चित कर रहा है कि किस तरह कांग्रेस आ रहे। ये 12 पंजू 48, 12 पंजा 48, ये कौन बयान दे रहा है? अंबानी दा मुंडा गोलगप्पे वर्गा, ये कोई बातें हैं? एक आप पार्टी का आपका अध्यक्ष है पंजाब का, जैसे वो बयानबाजी कर रहा है। अब बात आती है, गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि कांग्रेस ने जो है वो नुकसान किया। अरे आम आदमी पार्टी का पिछला विधानसभा का चुनाव जब आम आदमी पार्टी गुजरात से लड़ी तो भाजपा की इतिहास की सबसे बड़ी जीत गुजरात की आम आदमी पार्टी जो एक नई पार्टी थी उसकी लड़ने की वजह से हुई। और आप यहां बोल रहे हो कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मतलब मैं तो हैरान मानता हूं जिनके पास तथ्य नहीं है। दूसरा, अभी एक वीडियो चल रहा है कि अन्ना आंदोलन भाजपा का स्पॉन्सर्ड था शीला दीक्षित की सरकार को गिराने के लिए। अरे भैया, आम आदमी पार्टी वालों के ऊपर अब कौन विश्वास करेगा? पहले ही सबको पता है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की क्या डील हुई है, मैं तो कई बार ही बता चुका हूं। और उसके बाद आपने 2-3 बातें और यहां पर कही जो कि अंबाला को लेकर थी, जहां अंबाला बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वही भगवंत मान तंज कस रहा था कि हरियाणा वाले होना चाहिए पानी। बिल्कुल पानी अब जो अंबाला के हालात हुए वो पंजाब के पानी छोड़ने की वजह से हुए बाढ़ का। और भाखड़ा के ऊपर आपका मुंह सील गया। भाखड़ा के ऊपर कौन सी सेंटर की थी, कौन सी एसवाइएल को बीच में जोड़ रहे हो? अरे भाखड़ा का पानी आपने 3 महीने तक रोक के रखा। अब आती है बात भाजपा की। भाजपा ने बात करी, जब स्मार्ट सिटी की बात करी इन्होंने, तो इन्होंने गुड़गांव का नाम लिया। अरे गुड़गांव के अंदर भ्रष्टाचार नहीं पता आपको, गुड़गांव के अंदर कूड़े के ढेर नहीं पता आपको, गुड़गांव में पानी इतना वाटर लॉगिंग है वो नहीं पता आपको, या गुड़गांव में जो फॉरेनर्स सफाइयां कर रहे हैं, जो विदेश से आए हुए लोग यहाँ रह रहे हैं वो आपके शहर की सफाइयां कर रहे हैं। सोशल मीडिया उठाकर देखिए। कुछ आपने बातें करी कि हम मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, ना तो आपकी सीवेज में मूलभूत सुविधा, ना आपका पानी ग्राउंड वाटर की जो रिपोर्ट आई है जल शक्ति मिनिस्ट्री की, वो यूरेनियम कंटामिनेशन उसके अंदर नंबर 2 पे है। पूरे देश के अंदर कैंसर हो रहा है लोगों को, ना स्वच्छ पीने का पानी दे पा रहे हैं, ना सफाई है। और वाटर लॉगिंग के लिए जो आपके सीधा सीधा प्रश्न था, कोई ऐसा शहर, अरे लोगों की जान कभी सुना कि बरसात का पानी आया, बरसात का पानी खड़ा हुआ, बरसात के पानी में फरीदाबाद में जान चली गई, गुड़गांव में किसी की जान चली गई, कोई 40-60 फुट का ट्रक था वो पूरा खड्डे में समा गया। ये जनता का पैसा है। सबसे बड़ा प्रश्न इस जो चुनाव के अंदर वो ये नहीं है कि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, सारा पैसा है, वो जनता तो ये पूछ रही है, ये पैसा तो है, इस पैसे के बल पे आप ये तो दिखाओ कि भाई काम तो आपको मिल रहा है, मूलभूत सुविधाएं तो मिल रही हैं। क्या भ्रष्टाचार के लिए, क्या आपको भूल गए गुड़गांव का जो भ्रष्टाचार निगम का भ्रष्टाचार उजागर हुआ? फरीदाबाद में तो 2-2 बारी हुआ, 200 करोड़ का हुआ, 50 करोड़ का हुआ। थाईलैंड के ट्रिप करवा रहे हैं, स्कोडा सुपर जैसी गाड़ियां गिफ्ट ली जा रही हैं, जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई से ठेकेदारों को, ब्लैक लिस्ट ठेकेदारों को दोबारा से काम दे रहे हो। जो आपकी तनख्वाह आई थी मुलाजिमों की वो आपने ठेकेदारों को दे दी, बिना आप किसी काम के गलत आपने वाउचर काट रखे हैं, काम है नहीं और वाउचर आपने इतने सारे गलत काट रखे हैं। तो एक विषय नहीं है, यही तो जनता सवाल करेगी। जो पहले आपको मौके दिए उसमें इतना भ्रष्टाचार कैसे हो गया? वो जनता का पैसा जनता तक क्यों नहीं पहुंचा? और रही बात हमारे परफॉर्मेंस की, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव आ जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि चुनाव के अंदर कहां कहां इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो अंडरडॉग का काम करेगी। आप सोचते रहिए, हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, आपकी तरह ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं करते। और आप हमें मत बताइए कौन किसकी बी टीम है। सारी, अगर ये तीसरी बार सत्ता में आए हो ना, ये तीसरी बार ये जो भाजपा सत्ता में आई है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। अगर, और आपने खट्टर जी का नाम ले दिया यहाँ पे, क्या खट्टर जी ने सरेआम चैनल के ऊपर आकर मीडिया के सामने इस बात का खंडन कर चुके हैं? जब आप खट्टर जी का नाम लेकर कह रहे हो, खट्टर जी खुद खंडन कर चुके हैं, तो हमसे किस बात की मांग रहे हो? और रही बात गोपाल कांडा की, वो तो कुछ भी कहता रहे भैया, वो तो कुछ भी कहता रहे, उसका ठेका हमने थोड़ी ना लिया है। उसकी वजह से हमें कहां का नुकसान हुआ है वो तो हमें पता है। ठीक।
अगर आप यहाँ बैठकर तीसरी बारी इस बात से संतुष्ट हो कि जनता को ये समझा दोगे, और चलो हमारे तो 2 ही जगह विधायक हैं, बाकी की सीटें आपकी और भाजपा की लड़ाई थी, अब वो क्यों हार गए आप? अरे आप अपनी कमी नहीं मान रहे कहीं। सबसे बड़ी बात तो आज कांग्रेस की ये है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के के खिलाफ तो राज्यसभा के अंदर पैरेलल कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया भाजपा ने। भाजपा का स्याही बदल के हुड्डा ने तो खुद तो बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब ये ए टीम और बी टीम में ही उलझ के रह जाएंगे। मुझे लगता है कि जो तैयारी है इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनका लीडर इतना बड़ा राज्यसभा में अपना बैलेट खाली छोड़ता है, किसके लिए? भाजपा को जितवाने के लिए। मान रहा है, कबूल कर रहा है, तो इसका कोई एविडेंस है आपके पास? ठीक है, अरे छोड़िए अब एक रिएक्शन सुरेंद्र जी से। ठीक है, अब देखिए समय की कमी मेरे पास। सुरेंद्र जी, ये बी टीम कह देने से तो काम चलेगा नहीं। अब आपको ग्राउंड पर जब उतरना पड़ेगा तो ये जो तमाम मुद्दे यहां पर गिनाए जा रहे हैं, इसका जवाब जनता आपसे भी मांगेगी, और खासतौर से हरियाणा के हकों की जो बात है उस पर आपको स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो जनता भरोसा कैसे करेगी? अहलावा जी। देखिए पहली बार भी आपने कोई प्रश्न किए थे, उसका उत्तर देने में ही समय निकल गया। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता का जो वर्तमान सरकार से हर क्षेत्र में जो मोह भंग हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हरियाणा के अंदर जनता को है तो नगर निगमों के इनके जो मेयर हैं और एमसी हैं उनमें सबसे ज्यादा जनता का बुरा हाल है। चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मामला हो, चाहे कूड़ा उठान में भ्रष्टाचार नित रोज नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हरियाणा के प्रत्येक निगम में चले जाओ, आपको हर जगह पे एक कंपनी विशेष को ठेका करोड़ों रुपए सरकारी खाते से उस कंपनी को दिए जाते हैं, और वो कंपनी कूड़ा उठान करते समय घरों से भी पैसा कलेक्ट करती है। बड़े बड़े कहीं गेट बना करके भ्रष्टाचार, कहीं सड़कों का भ्रष्टाचार, और कहीं पर भी नगर निगम की कार्य प्रणाली से जनता में हर जगह रोष है। नहीं तो आपके पास प्लान क्या है ना भाई? जनता ये भी तो पूछेगी ना आपसे कि आप कैसे इसको, आप भी तो स्मार्ट बनाने के लिए, दिल्ली को स्मार्ट बनाने के लिए पता नहीं कितनी बातें आपने कही, क्या एक भी काम दिल्ली में आप कर पाए होते तो फिर शायद इस बार सत्ता में होते। के अंदर जनता ने बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, हमारी सरकार की कार्य प्रणाली देखी है। और हमारे जो इनालों के माननीय प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि भी गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से। चलिए इसी के साथ ये चर्चा ही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो निगम के चुनावों की जो तारीखें हैं अब उसका ऐलान होना बस बाकी है, लेकिन पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं और देखना यह है कि इस बार जो जनता है वो किस पर भरोसा करती है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।